नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज आप लोगों को एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में मैं बताने वाला हूं जो अभी भी अनसॉल्व्ड है, लेकिन यह भी वादा करता हूं कि जिस रोज़ ये मामला सॉल्व होगा मैं आप लोगों को इसके अपडेट से भी पूरी तरह से वाकिफ़ कराऊंगा। इस मर्डर मिस्ट्री को आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोई सिंगल मर्डर का मामला नहीं है, कोई एक हत्या की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसमें एक साथ 6 मौत हुई है, यानी 6 लोगों की जान गई है। इसमें किसने किसकी हत्या की, कातिल कौन है, क्या कातिल 6 में से कोई एक है या फिर कोई बाहर का आदमी है, ये सारे सवाल अभी बने हुए हैं। यानी ये पूरा मामला अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, एक मिस्ट्री है। ये वाकया है लखनऊ के पास सीतापुर का। सीतापुर एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, और इसी सीतापुर ज़िले में एक गांव आता है जिसका नाम है पाल्हापुर। इस पाल्हापुर गांव में सैटरडे यानी शनिवार की सुबह एक बड़ी घटना हुई। गांव के लोगों ने देखा कि एक मकान के सामने, जो मकान की इमारत है, जो बिल्डिंग है, 2 मंजिला मकान है, उसके सामने खुली जगह पर 3 बच्चे ज़मीन पर पड़े हुए हैं और तीनों बच्चे बुरी तरह से तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। बच्चों के शरीर पर खून भी है और उनके हाथ पांव टूटे हुए हैं। ये बहुत ही दिल को कचोटने वाला, हृदय विदारक दृश्य था, जिसे देखना भी मुश्किल था क्योंकि आदमी जो है वो बच्चों को लेकर बड़ा इमोशनल होता है, खुद अपने बच्चों के साथ और अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ उनको रिलेट करने लगता है। बच्चे बड़े प्यारे और मासूम भी होते हैं, तो 3 छोटे छोटे बच्चों को अगर किसी ने यूं ज़मीन पर फेंक रखा था और वो दर्द से तड़प रहे थे, उनके शरीर पर खून था, तो पूरे गाँव में कोहराम मच गया। लोगों को ये बात समझते देर नहीं लगी कि इन तीनों बच्चों को किसी ने छत पर से, यानी 2 मंजिला मकान के ऊपर से नीचे फेंका है, जिसकी वजह से इन बच्चों की हालत बहुत ख़राब है। फौरन गांव के लोगों ने आनन फानन में बच्चों को संभाला, उन्हें उठाया और किसी तरह से सामने जो भी गाड़ी मिला, जिसकी बाइक मिली, किसी तरह से लाद कर उसको पास के अस्पताल में लेकर गए तीनों बच्चों को। इन बच्चों की उम्र जो है 12 से 7 साल के बीच की है। इसी के साथ जो लोग गांव के वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस परिवार के बाकी लोगों के बारे में पता करने की कोशिश की, क्योंकि जिस परिवार के बच्चे घर के बाहर पड़े हुए हैं, परिवार के लोग कहाँ हैं, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो गाँव के लोगों ने जैसे ही घर के अंदर अपने कदम रखे तो अंदर का मंजर देखकर सारे लोग ठिठक गए। अंदर इसी परिवार के 3 लोगों की लाशें पड़ी थी, यानी बाहर 3 बच्चे बुरी तरह से तड़प रहे थे और अंदर इस परिवार के 3 लोगों की लाशें पड़ी थी। एक लाश जो थी वो इस घर में रहने वाले घर के बेटे अनुराग सिंह की थी, दूसरी उसकी बीवी प्रियंका सिंह की थी और तीसरी अनुराग की माँ सावित्री की थी, जिनकी उम्र 65 साल की थी। इन सारे लोगों के शरीर पर चोट के निशान थे और विभत्स तरीके से इन्हें मारा गया था। देखकर ये लगता था कि हथौड़े जैसी किसी भारी चीज़ से इन पर हमला किया गया है। मौके पर ही खून से सना हुआ एक हथौड़ा भी पुलिस को मिला, जो सावित्री नहीं, प्रियंका जो घर की बहू है, उसके हाथों में वो हथौड़ा था। मतलब डेड बॉडी जो पड़ी थी उसके हाथों में वो हथौड़ा पकड़ा हुआ था। और इसके अलावा इनके शरीर पर गोलियों के भी निशान मौजूद थे। तो ये सारा मंज़र जो है वो बहुत भयानक था और इस मंज़र को देखने के बाद पूरे गांव के लोग सख्ते में आ गए। आनन फानन में गांव वालों ने इस परिवार के जो दूसरे नाते रिश्तेदार हैं उनको खबर दी। अनुराग का एक और भाई है जिसका नाम है अजीत, वो गांव में ही कुछ दूरी पर एक और मकान में रहता है और वो सीतापुर से थोड़ी दूर एक जगह है महमूदाबाद, वहाँ पर टीचर के तौर पर काम करता है। तो जब अजीत को इस घटना की जानकारी मिली तो वो भी मौके पर पहुँचा और उसने मौके पर आकर लोगों को ये बताया कि कल रात उसके भाई अनुराग की उसकी बीवी के साथ, प्रियंका के साथ काफ़ी तेज़ लड़ाई हो रही थी। दोनों बहुत चीख चिल्ला रहे थे और चूंकि दोनों अक्सर आपस में लड़ते हैं तो फिर उन्होंने इस लड़ाई झगड़े पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने घर जाकर सो गया। सुबह जब गांव वालों का शोर शराबा उसने सुना, इस घटना के बारे में जानकारी हुई, तो वो भी मौके पर पहुंचा है। अब 3 लोग जो घर में मौजूद थे, बड़े बालिग लोग, उनकी तो मौत हो चुकी थी। इन बच्चों को जब अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि 2 बच्चे पहले ही मृत हैं, मारे जा चुके हैं। तीसरा जो सबसे छोटा बच्चा था, मेल चाइल्ड,
तकरीबन 7 साल उसकी उम्र है। उसने अस्पताल में आखिरी सांस ली और उसकी भी मौत हो गई। पता ये चला कि इन 3 में से 2 बच्चों को ऊपर के मंजिल से छत से नीचे फेंका गया था, जिससे उनके हाथ पांव टूट गए थे, सिर में घातक चोटें आई थी और 2 बच्चे मर गए। जबकि जो सबसे बड़ी बेटी थी, जिसकी उम्र 12 साल की है, उसे एक गोली भी मारी गई थी और इसके बाद उसे छत से नीचे फेंका गया था। यानी कातिल जो भी था वो इतना बड़ा हैवान था कि उसने बड़ों को तो बख्शा नहीं, छोटों को भी नहीं बख्शा और बहुत ही बर्बर तरीके से हत्याएं की। मतलब हालांकि हत्या हमेशा बर्बरी होती है, जघन्य ही होती है, लेकिन जिस तरह की ब्रूटलिटी, निर्दयता इस मामले में देखने को मिली वैसी कम ही देखने को मिलती है। अब जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने पूरे सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया। ये देखा समझा कि भाई कातिल कहाँ से आए, कौन हो सकता है। तो पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखने के बाद पुलिस को ये बात समझ में आई कि इस घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि अनुराग ही है। वो अनुराग जिसने एक एक करके अपने परिवार के 5 लोगों को, यानी 3 बच्चों को, बीवी को और अपनी बुजुर्ग माँ को, इनकी जान ली और जान लेने के बाद उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अनुराग का जो भाई है वो भी पुलिस की इस स्टोरी को या पुलिस की इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था, सब्सटेंशिएट कर रहा था। उसका ये कहना था कि अनुराग जो है वो डिप्रेशन में चल रहा था, मेंटली अनस्टेबल था, थोड़ा दिमागी तौर पर पागलपन की शिकायत उसे थी और वो अक्सर अपनी बीवी से लड़ा करता था। और इसके पीछे की वजह यह है कि उसने सिविल सर्विसेज की और सरकारी नौकरी में जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे कोई नौकरी अच्छी मिल नहीं पाई, जिसके चलते वो गांव में ही रहकर खेती किसानी करता था और अपने प्रोफाइल को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड था और इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड रहता था, कुंठित रहता था और उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई होती थी। जबकि उसकी पत्नी प्रियंका वो वेल सेटल्ड थी, वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी और लखनऊ में ही रहती थी। लखनऊ में उसने अपने लिए एक फ्लैट भी लिया था और तीनों छोटे छोटे बच्चे लखनऊ में अपनी माँ के पास रहकर वहीं पढ़ाई किया करते थे। पति पत्नी के बीच में घर का जो दूसरा मेंबर था अजीत, जो जीवित है, उसका ये कहना है कि पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे। लेकिन इस तरह की जानकारी पुलिस को मिली कि पति पत्नी जो है एक दूसरे के टर्म्स में थे, बातचीत होती थी और पत्नी अक्सर जो है लखनऊ से अपने घर, अपने पति के घर इसी पाल्हापुर गांव में आया करती थी। लेकिन जो भाई है अजीत, उसका ये कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अनुराग ही है, क्योंकि अनुराग ने ही अपने परिवार से, चूँकि उसकी अनबन थी, पागलपन के दौरा पड़ता था, नशा भी वो करता था, डिप्रेशन में था, तो इन सारी वजहों को लेकर अनुराग ने ही 5 लोगों की हत्या करके खुद अपनी जान दे दी है। पुलिस भी यही मानकर चल रही थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, जब इस तरह की कोई भी घटना होती है तो इस तरह के मामले में पोस्टमार्टम कराना, सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पुलिस ने सारी लाशों को बरामद करके, सभी के सभी 6 लाशों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और 24 घंटे गुजरते गुजरते इस कहानी में एक मेजर यू टर्न आया। यू टर्न यूँ आया कि जिस अनुराग पर यह शक था कि उसने अपने पूरे परिवार की हत्या करके खुदकुशी की होगी, उस अनुराग के सिर में 2 गोलियों के निशान मिले। और सिर्फ 2 गोलियों के निशान नहीं मिले, बल्कि सिर में हथौड़े से भी वार किए जाने के निशान मिले, यानी उसका स्कल जो है हथौड़े के वार से फ्रैक्चर हो चुका था। अब सवाल यह है कि कोई आदमी जो खुदकुशी करेगा वो अपने सिर पर हथौड़े से वार करने के बाद अपने सिर पे ही 2 गोलियां कैसे मार सकता है? कोई भी आदमी अगर अपने आप को 1 गोली मारेगा तो फौरन वो तुरंत नीचे गिरेगा और उसकी मौत हो जाएगी, इंस्टेंट। मौत अगर नहीं भी हो, लेकिन वो कम से कम इस कंडीशन में तो नहीं रहेगा कि वो दूसरी गोली अपने आप को चला सके, खुद को मार सके। लेकिन यहाँ 2 गोलियाँ उसके सिर में लगी हुई थी। इसके एविडेंस पोस्टमार्टम में सामने आए और ये पता चला कि 1 गोली दाएं बाजू से और 1 गोली बाएं बाजू से लगी थी। दाएं तरफ से जो गोली लगी वो गोली दाएं तरफ से सिर में दाखिल हुई और बाईं ओर के गाल की तरफ से निकल गई, और जो बाईं तरफ से गोली लगी वो सिर में दाखिल हुई और अंदर ही फंस कर रह गई। साथ ही जहाँ से वो गोली के एंट्री वुंड हैं वहाँ पर ब्लैकनिंग के निशान मौजूद हैं, और ये ब्लैकनिंग यानी काले धुएं का या काले बारूद के निशान किसी भी लाश पर तब होते हैं जब किसी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से यानी नज़दीक से गोली मारी जाए। दोनों गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से ही मारी गई हैं और .315 बोर के देसी कट्टे से ये गोलियां मारी गई हैं। ये पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये बात साफ हो गई। इसी के साथ ये भी साफ हो गया कि अगर अनुराग को 2 गोलियां मारी गई, सिर पे हथौड़े से वार किया गया, तो अनुराग ने
घर में 5 लोगों की हत्या नहीं की और उसके बाद खुदकुशी नहीं की। यानी अनुराग भी जो है वो एक विक्टिम है और इन 6 लोगों की हत्या किसी और ने की है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 6 लोगों की हत्या किसने की और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो पुलिस ने जो शुरुआती जांच की है उसमें कोई मर्डर फॉर गेन का एंगल नहीं है, यानी कोई लूटपाट या डकैती के लिए इस घर पर किसी का धावा बोलना और घर के लोगों की हत्याएं करके कीमती चीज़ें लूट कर फरार हो जाना, ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। ऐसे में शक की सुई घूमती है उसके तरफ जिसके साथ इस परिवार की कोई रंजिश या दुश्मनी हो। छोटा भाई या शायद बड़ा भाई है, जो भी है, अजीत नाम है उसका। अजीत तो इस मामले में अनुराग को ही जो है वो कातिल बता रहा था और ये कह रहा था कि अनुराग ने खुदकुशी कर ली अपने भाई को। लेकिन अब जो प्रियंका है अनुराग की पत्नी, उसके भाई ने ये कहा है कि इस 6 लोगों की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि अजीत का ही हाथ है, यानी अनुराग के भाई का। उसने ये बताया है कि अनुराग और अजीत के बीच प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था, दोनों भाई अक्सर लड़ते रहते थे, कुछ लोन वगैरह का भी चक्कर था और इन्हीं वजहों से अजीत ने ये सारी साजिश रची और 10 और 11 मई की दरमियानी रात को, यानी शुक्रवार और शनिवार के मिड ऑफ नाइट को अजीत ने घर में धावा बोलकर एक एक करके सभी 6 लोगों की हत्याएं कर दी। और चूंकि वो सारी प्रॉपर्टी अकेले हड़पना चाहता था, इसीलिए उसने बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चे लीगल हेयर आने वाले दिनों में बनते जब भी प्रॉपर्टी का कोई डिवीज़न होता। तो इसीलिए इस हत्याकांड के पीछे अजीत का हाथ है, ऐसा प्रियंका के भाई यानी अनुराग की पत्नी के भाई ने कहा है। और उसने कहा है कि मेरे जीजा जी या मेरे बहनोई के भाई ने ही ये हत्याएं की है। फिलहाल पुलिस ने अजीत को हिरासत में ले रखा है, उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को समझने की भी कोशिश कर रही है। सीन ऑफ क्राइम की अगर बात करें तो सीन ऑफ क्राइम में जैसा कि मैंने आपको बताया 3 बच्चे तो नीचे ऊपर से फेंके जा चुके थे। बेडरूम में अनुराग की लाश पड़ी थी। फर्स्ट फ्लोर के बरामदे में अनुराग की पत्नी प्रियंका की लाश पड़ी थी और बुजुर्ग सावित्री की लाश जो है उनके अपने कमरे में पड़ी हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रियंका के हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा भी रखा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद प्रियंका ने वो हथौड़ा पकड़ा होगा। लेकिन हथौड़ा जो है वो यूं था, हथौड़े का जो भारी हिस्सा होता है जिसमें लोहा लगा हुआ होता है वो यूं था। आमतौर पर अगर कोई हथौड़े से हमला भी करता है तो हथौड़ा वो यूं पकड़ता है, उल्टा नहीं पकड़ता, लेकिन हथौड़ा यूं रखा हुआ था। इसे देखकर अब पुलिस को यह लग रहा है कि शायद कातिल ने सीन ऑफ क्राइम को फैब्रिकेट करने की कोशिश की होगी, जिससे मामला पूरी तरह से उलझ जाए। साथ ही जिस हथियार से गोली चलाई गई, देसी कट्टे की मैं बात कर रहा हूँ, तमंचे की बात कर रहा हूँ, वो तमंचा अगर तो अनुराग ने उसी तमंचे से खुद को गोली मारकर खुदकुशी की होती, हालांकि वो बात अब रूल आउट हो गई है, नहीं की है, लेकिन अगर की होती तो वो तमंचा उसके हाथ के पास ही कहीं पड़ा हुआ होना चाहिए था। लेकिन वो तमंचा बिस्तर के नीचे दूर काफ़ी अंदर पड़ा हुआ था। ये भी एक अपने आप में अजीब और रहस्यमयी बात है। तो इस पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखकर इतना तो क्लियर है कि ये हत्याकांड जो है, 6 लोगों की हत्या घर के किसी आदमी ने नहीं, कम से कम जो लोग मरे हैं उनमें से किसी ने नहीं, बल्कि किसी और आदमी ने की है। अब वो भाई अजीत ने की है या अजीत के साथ कुछ और भी लोग हैं, ये अभी जांच का विषय है। हालांकि इतना ज़रूर है कि 5 लोगों की हत्या और पूरे गांव में किसी को कानो कान इसकी खबर ना होना, ये अपने आप में भी एक चौंकाने वाली बात है। इससे ये लगता है कि शायद मारे गए लोगों को खाने में कोई नशीली चीज़ या जहर जैसी चीज़ पहले दी गई, उसके बाद उनकी हत्या की गई। वरना विरोध होता, रिटेलिएशन होता, और एक आदमी के लिए 5-5, 6 लोगों की हत्या करना ये अपने आप में बड़ी मुश्किल और नामुमकिन सी बात है। तो ये भी शक है कि हो सकता है कि इस कत्ल के पीछे एक से ज़्यादा लोगों का हाथ हो। अजीत जो इस परिवार का ही एक बेटा है, क्या वो इस मर्डर में शामिल है या नहीं, अभी पुलिस को इस राज पर से पर्दा उठाना है। लेकिन अपने आप में ये केस इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इस केस को एक ऐसा मास मर्डर और सुसाइड बताया गया था जिसमें कातिल ने आखिरकार खुद को गोली मारकर अपनी भी जान दे दी थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि कातिल के सिर में एक नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी थी, जिससे ये मामला मास मर्डर और सुसाइड से सीधे सीधे मास मर्डर के मामले में ही कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गई। अब इन 6 कत्ल का गुनहगार कौन है और उसके पीछे का मोटिव क्या है, ये सीतापुर की पुलिस को पता लगाना है।
वो पुलिस जिसने जल्दबाजी में इसे सुसाइड और मर्डर बता दिया था। अब पुलिस अपनी भूल कैसे सुधारती है और कब तक गुनहगारों को गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात होगी। और जब भी इस स्टोरी से रिलेटेड अपडेट सामने आएगी मैं आप लोगों को उसके बारे में ज़रूर वाकिफ़ कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मेरठ के पास एक जंगल में 2 नौजवान लड़कों की लाश मिली थी और उस लाश के पीछे होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप का यानी समलैंगिक रिश्तों का एक अजीब और चौंकाने वाला सच सामने आया था। अगर आप उस कहानी को जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उसे सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, आइए मैं कुछ कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज से इन्होंने कमेंट किया है, इन्होंने अपना नाम ही लिखकर भेजा है, बहुत बहुत स्वागत आपका। जोएल राज ओमान से कमेंट करते हैं, इन्होंने बांग्ला में लिखा है कि मैं इतना जो अपने ये एपिसोड्स हैं, जो स्टोरी टेलिंग है, इसको स्किप क्यों करता हूँ, क्योंकि वो मुझे मिस करते हैं, उनका ये कहना है। तो देखिए, ऐसे तो स्किप नहीं करना चाहता हूँ, बाकी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, तो इसीलिए मैं 2 दिन आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो पाता हूँ, सैटरडे और संडे। बाकी एक बात आप लोगों को और भी, इसके अलावा विजेंद्र सिंह जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, रेगुलर लिसनर है हमारे। डी जॉय व्लॉग्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लव यू सर लिखा है, थैंक यू वेरी मच। स्वीट प्रीत, ये झारखंड से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा है कि आज के ज़माने में कोई भी सुरक्षित नहीं है। फैक्टन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत। और उन्होंने कहा है कि वो हापुड़ के रहने वाले हैं, उनके पास की ये घटना और उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी, जो पिछली स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। परूप श्रेष्ठा जी, ये जर्मनी से हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। शोभा सिंह जी ने हेलो सर नमस्कार कहा है, बहुत स्वागत आपका। धर्मेंद्र दाहिया ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने कहा है कि ये, खैर इन्होंने जो कमेंट किया है ऑब्वियसली वो हिंदी में है, लेकिन उसको इन्होंने इंग्लिश में टाइप किया है, तो मुझे उस कमेंट को रिट्रीव करने में, पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, तो कमेंट मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं पर्सनली कमेंट पढ़ता हूँ। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। DS भक्ति ने भी नमस्कार सर कहा है, बहुत बहुत स्वागत आपका। होमी राय का कमेंट है। प्रकाश HP के नाम से एक हमारे एक दर्शक हैं, उनकी ID है, उन्होंने भी कमेंट किया है। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई है कि कातिलों ने 2-2 कत्ल किए और सबूत छिपाने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की। बिल्कुल ऐसा तो कम होता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब कातिल हत्या करने के बाद भी उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। उनको गुस्से में किया गया अपराध आमतौर पर ऐसा ही होता है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे मामलों में कातिल किसी अपराध को अंजाम देने के बाद सीधे पुलिस के पास भी पहुंच जाते हैं। तो ये उस तरह के केसेस में ज़्यादा होता है जब आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और गुस्से में आकर हत्या की हो और उसको ये लगा हो कि जो होगा देखा जाएगा। जब आदमी इस मोड में आता है मेंटली, तो फिर वो कई बार सबूत नहीं मिटाता है। काके चौधरी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमेश भुइयाँ जी मेरे होम स्टेट से हैं, स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। मधुर मिश्रा ने कमेंट किया है। इन्होंने कहा है कि ये स्टोरी सुनकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें, क्या कमेंट करें। सेतु रमानिल, इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत। अगर मैं नाम ठीक से आपका नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो प्लीज़ आप अपना नाम अलग से लिखकर भेजिए। जो ID में नाम है उसको हमेशा प्रॉपर तरीके से पढ़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि नाम, सरनेम और जो भी चीज़ें होती हैं वो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। राकेश वार्षण्य ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत। ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। दीपक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने कमेंट किया है। दीदारुल बापू नॉर्थ ईस्ट से हैं, रेगुलर लिसनर हैं, लेकिन कमेंट थोड़ा कम करते हैं आजकल। कॉम्प्लीमेंट जो उन्होंने भेजा उसके लिए बहुत धन्यवाद। अंसारी हुज़ैफ़ा ने कमेंट किया है। मोहम्मद अफजल हुसैन का कमेंट है। इंदू ज्योति हज़ारिका ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। और एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, CHW के नाम से उनकी ID है। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। और गेयर शिफ्टर के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, मतलब उन्होंने ID इस नाम से बना रखी है, तो उन्होंने भी कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच सारे लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोगों ने कमेंट किया है या जो भी मेरे वीडियो में आए, आप लोगों ने देखा, कमेंट नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बस आते जाते रहिए। और आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी पर आप क्या सोचते हैं? आप पूरे सीन ऑफ क्राइम के बारे में जानने, सुनने और समझने के बाद आपको क्या लगता है कातिल कौन हो सकता है? आपके हिसाब से प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती है? अगर आप चाहें तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल चलता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।